स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विथ एजुकेशन पर। दोस्तों हमने जो शिक्षण विधियों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज भाग 11वां है और इसमें आज हम 25 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जो हमारे अंदर हमारी जो रीट की जो परीक्षा होगी उसके अंदर जो टीचिंग मेथड से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका जो अंक बार लगभग रहने वाला है वो 50 नंबर के रहने वाले हैं और 30 नंबर की हमारे पास में रहने वाली साइकोलॉजी। तो इन दोनों अगर दोनों दोनों पार्ट्स को आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी रीट पात्रता परीक्षा पास करने में। तो आप इन प्रश्नों की अगर पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें। आरके विथ एजुकेशन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। अब कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि सर जो आप टीचिंग मेथड के जो ये प्रश्न करवा रहे हो कौन से सब्जेक्ट वालों के लिए कौन से सब्जेक्ट वालों करवा रहे हो। तो ये जो प्रश्न है हमने जो कॉमन टॉपिक है जिस शिक्षण विधियों के अंदर भी काफी सारे कॉमन टॉपिक हैं जैसे मूल्यांकन हुआ, निदानात्मक परीक्षण हुआ, उपलब्धि परीक्षण हुआ, शिक्षण सहायक सामग्री हो गई, ब्लूम टेक्सोनॉमी हो गई, इनसे संबंधित जो प्रश्न है जो बार बार में पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। क्योंकि शिक्षण विधियां जो हैं लगभग हर सब्जेक्ट में लगभग समान चलती है, बस उनमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। जैसे साइंस में कुछ अलग विधियां आ गई या फिर अंग्रेजी में या संस्कृत में कुछ अलग विधियां आ गई, नहीं तो ज्यादातर जो विधियां हैं वो सभी सब्जेक्ट में समान विधियां हैं। तो आज हम जो प्रश्न करेंगे 25 प्रश्न हमने इसमें लिए हैं, पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। और जो उपलब्धि परीक्षण है हमारा, निदानात्मक परीक्षण है, समस्यात्मक जो प्रश्न होते हैं या और भी जो हमारे उपचारात्मक शिक्षण है उनसे संबंधित आज के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का, उपलब्धि परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन 1 दरका है वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन 2 दरका है वर्णात्मक, ऑप्शन 2 दरका है बहुविकल्पीय, ऑप्शन 4 दरका उपयुक्त सभी, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो उपलब्धि परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं, तो उसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी शामिल कर सकते हैं, वर्णात्मक प्रश्नों को भी शामिल कर सकते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी शामिल कर सकते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। आप देखते हो छोटे बच्चों के जो पेपर आते हैं कक्षा 1 से लेकर 12 तक के, उनके जो कुछ प्रश्न होते हैं वो तो होते हैं, पहले जो प्रश्न होते हैं वो तो होते हैं वस्तुनिष्ठ, फिर आते हैं अति लघुरात्मक, फिर आते हैं लघुरात्मक और फिर आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। तो इसके अंदर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हो सकते हैं, वर्णनात्मक भी हो सकते हैं और बहुविकल्पी भी हो सकते हैं। तो डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है, आप सभी को पता ही है, मैंने आपको पहले बताया। उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, डगलस और हॉलैंड के अनुसार। डगलस व हॉलैंड ने कितने भागों में बांटा है, हॉलैंड ने 2 भागों में इनको बांटा है। एक होता है प्रमापीकृत प्रमापीकृत और एक होता है अप्रमापीकृत प्रमापीकृत। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जो अप्रमापीकृत होते हैं जो स्कूल के जो टीचर होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं, ये समझ सकते हो। और प्रमापीकृत जैसे बोर्ड के पेपर जो आते हैं उनको आप प्रमापीकृत में मान सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो स्कूल के द्वारा जो टीचर पेपर बनाते हैं वो पेपर गलत होते हैं या उनसे नुकसान होता है। वो पेपर वो होते हैं जो अप्रमाणीकृत पेपरों का लाभ ये होता है कि शिक्षक को पता होता है कि हमें स्कूल में क्या पढ़ाना है और हमने कितना पढ़ा दिया और किस में से कितना सिलेबस हमको कवर करना है और कितना पेपर इनको देना है। ये किसको पता होगा, ये पता होगा जो अप्रमाणीकृत जो शिक्षक बनाते हैं ना पेपर उनको। प्रमाणीकृत तो क्या होता है कि फिक्स पैटर्न होता है, भाई इसमें से इतने प्रश्न देने हैं, चाहे स्कूल में कैसी भी पढ़ाई हुई हो या फिर स्कूल में सिलेबस पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 दरका छात्रों की समस्या, छात्रों को रैंक देना, ऑप्शन 2 दरका है छात्रों की समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन 3 दरका है पाठ्यक्रम पूरा करना, ऑप्शन 4 दरका शिक्षकों का आकलन करना, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो निदानात्मक परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह छात्रों की समस्या का समाधान करना। छात्रों की समस्या को इसके अंदर पता लगाया जाता है, फिर विश्लेषण किया जाता है और फिर इनका क्या किया जाता है, समाधान करना। मतलब मुख्य उद्देश्य तो क्या है, छात्रों की समस्याओं का समाधान करना ही हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक पहला कदम क्या है। ऑप्शन 1 दरका छात्रों की समस्याओं का विश्लेषण, ऑप्शन 2 दरका छात्रों को प्रोत्साहन, ऑप्शन 3 दरका है शिक्षण सामग्री बनाना, ऑप्शन 4 दरका कक्षा में अभ्यास कराना, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए जो आवश्यक पहला जो कदम है वो है छात्रों की समस्याओं के कारणों का पता तो हम किसमें लगा लेते हैं, निदानात्मक परीक्षण में। निदानात्मक परीक्षण में क्या लगा लेते हैं हम, छात्रों की समस्याओं के कारणों का पता किसमें चलता है, निदानात्मक परीक्षण में। लेकिन छात्रों की समस्याओं के कारणों का पता लगाने के बाद में उन समस्याओं का विश्लेषण करना और विश्लेषण के आधार पर आगे की योजनाएं बनाना, वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा उपचारात्मक शिक्षण के अंदर। तो छात्रों की समस्याओं का विश्लेषण करना और उसके बाद में शिक्षण संबंधी या उसको उपचार करने संबंधी जो भी हमारी योजना है उनको बनाना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, निदानात्मक परीक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी विधि है। ऑप्शन 1 दरका है प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन 2 दरका है व्यवहारिक परीक्षण, ऑप्शन 3 दरका है मौखिक परीक्षा, ऑप्शन 4 दरका है स्व मूल्यांकन, ऑप्शन 5 दरका है अनुत्तरित प्रश्न। तो निदानात्मक परीक्षण के लिए जो कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी, तो प्रश्नोत्तर विधि होती है, वो सबसे अधिक प्रभावी होती है।
सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, उपलब्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है तुलनात्मक परीक्षण, ऑप्शन 2 दे रखा है विश्लेषणात्मक परीक्षण, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रयोगात्मक परीक्षण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित परीक्षण। तो जो उपलब्धि परीक्षण होता है वो किस प्रकार का होता है? इनसे क्या पता चलता है? इससे मूल्यांकन होता है बालक का। क्या होता है? मूल्यांकन होता है इससे बालक का। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मूल्यांकनात्मक। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। और जो ये क्या नाम से निदानात्मक जो परीक्षण होता है इसकी जो प्रकृति होती है विश्लेषणात्मक होती है। निदानात्मक जो परीक्षण होता है, निदानात्मक परीक्षण की प्रकृति कैसी होती है? विश्लेषणात्मक होती है। विश्लेषणात्मक होती है। विश्लेषणात्मक होती है। जो निदानात्मक परीक्षण होता है उसमें सही उत्तरों पर अंक नहीं दिए जाते बल्कि केवल गलत उत्तरों पर ध्यान दिया जाता है। जिस निदान परीक्षण कर रहे हैं हम, तो अगर सही उत्तर मतलब उसने किया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो गलत प्रश्न उसने किए हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, निदानात्मक परीक्षण में कौन सी समस्या प्रमुख होती है? ऑप्शन 1 दे रखा है छात्रों का डर, ऑप्शन 2 दे रखा है पाठ्यक्रम का अभाव, ऑप्शन 3 दे रखा है शिक्षण विधियों की कमी, ऑप्शन 4 दे रखा है छात्रों की समझने की क्षमता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। निदानात्मक परीक्षण में जो कौन सी समस्या प्रमुख होती है? तो होती है छात्रों की समझने की क्षमता, क्योंकि सब में क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे समझने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो ये जो समस्या होती है ये सभी देखने को मिलती है। तो डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो उपचारात्मक शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण वह उपलब्धि परीक्षण, पहले तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सबसे पहले कौन सा परीक्षण होगा? उपलब्धि परीक्षण होगा। उपलब्धि परीक्षण, उसके बाद में जो होगा वो होगा निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, और फिर होगा उपचारात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण। इन तीनों जो परीक्षण होते हैं, उपचारात्मक परीक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। इन तीनों जो शिक्षण और ये जो परीक्षण है इन तीनों का अलग अलग उद्देश्य होता है। जैसे उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य तो होता है कि बालक की शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन करना। निदानात्मक परीक्षण ये होता है कि शैक्षणिक प्रगति के दौरान बालक को जो जो कठिनाइयां आई है उनके कारणों का पता लगाना। और उपचारात्मक परीक्षण का मतलब ये होता है कि जो निदानात्मक परीक्षण में हमने जो उनकी कठिनाइयों का पता लगाया, जो विश्लेषण किया है, उनका किस उसमें उपचार करना, मतलब उनको आगे जो आने वाली जो उपलब्धि परीक्षण है उसके अंदर वो खत्म हो जाए। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। तीनों परीक्षण और एक जो उपचारात्मक शिक्षण है तीनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण का प्रभाव किस पर अधिक होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कमजोर छात्रों पर, ऑप्शन 2 दे रखा है मेधावी छात्रों पर, ऑप्शन 3 दे रखा है औसत छात्रों पर, ऑप्शन 4 दे रखा है सभी छात्रों पर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें भी एक थोड़ा सा मतलब जो उपलब्धि परीक्षण है वो सभी छात्रों को किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण किसका किया जाता है? सभी छात्रों का उपलब्धि परीक्षण किया जाएगा, सभी छात्रों का। इसके बाद में जो निदानात्मक परीक्षण किया जाएगा ना वो केवल समस्यात्मक बालकों का किया जाएगा। निदानात्मक परीक्षण किससे किया जाएगा? जिनकी शैक्षणिक प्रगति में थोड़ी कमी देखने को मिलती है, जो समस्याओं से ग्रसित है, उनका ही परीक्षण किया जाता है निदानात्मक परीक्षण। ठीक है। इसके बाद में जो वापस उपचारात्मक जो शिक्षण होगा, उपचारात्मक शिक्षण, उसमें आप सभी बच्चों को शामिल कर सकते हो, लेकिन जो उपचारात्मक शिक्षण में प्रभाव जो देखने को मिलता है ना सबसे अधिक, वो किस पे मिलेगा? कमजोर बालकों पर, क्योंकि हम कमजोर बालकों का ही तो उपचार कर रहे हैं। तो ए आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 8 है कि निदानात्मक परीक्षण कब किया जाता है? ऑप्शन 1 दरखा पाठ्यक्रम के अंत में, ऑप्शन 2 दरखा पाठ्यक्रम के बीच में, ऑप्शन 3 दरखा पाठ्यक्रम की शुरुआत में, ऑप्शन 4 दरखा जब छात्रों को समस्या हो, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो जैसे ये निदान जो शब्द है ये लिया गया है हमारे चिकित्सा विज्ञान से, और चिकित्सा विज्ञान में हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास कब जाएंगे? जब हमारे पास में कोई समस्या होगी। तो निदानात्मक परीक्षण कब किया जाएगा? जब छात्रों को कोई समस्या होगी तभी उसका निदानात्मक परीक्षण किया जाएगा। तो डी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, उपलब्धि परीक्षण किसे मापता है? ऑप्शन 1 दे रखा है छात्रों का मानसिक विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों का शारीरिक विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है छात्रों की शैक्षणिक प्रगति, ऑप्शन 5 दे रखा है छात्रों का व्यवहार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो उपलब्धि परीक्षण जो मापता है वो क्या मापता है? वो मापता है छात्रों की शैक्षणिक प्रगति को। मुख्य उद्देश्य तो इसका क्या है? शैक्षणिक प्रगति को मापने का है। इसके अलावा वास्तविक स्थिति का पता लगाना भी। गेट्स नामक जो मनोवैज्ञानिक है, गेट्स नामक एक मनोवैज्ञानिक है, गेट्स मनोवैज्ञानिक, इनकी जो परिभाषा है वो वास्तविक, उनकी परिभाषा है कि वास्तविक स्थिति का पता लगाना है क्या है? उपलब्धि परीक्षण है। वास्तविक स्थिति का पता लगाना, स्थिति का पता लगाना क्या है? पता लगाना क्या है? उपलब्धि परीक्षण है। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या और जो इसके उद्देश्य हैं उपलब्धि परीक्षण के, वो मैं आपको बता देता हूँ। व्यवहारगत परिवर्तनों का ज्ञान करना है, इसके अलावा कठिनाई स्तर का पता लगाना है, नैदानिक और उपचार परीक्षण करना इसके अंदर आ जाएगा, अधिगम स्तर का पता लगाना, कक्षा उन्नति, कौशल विकास, अभिप्रेरणा देना, स्कूलों को मान्यता देना,
और अन्वेषण में सहायक, व्यावसायिक निर्देशन आदि जो चीजें होती है इसमें उपलब्धि परीक्षण में इसमें पता लगता है। तो ये आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? ऑप्शन 1 का समूह चर्चा, ऑप्शन 2 का व्यक्तिगत साक्षात्कार, ऑप्शन 3 का प्रयोगात्मक कार्य, ऑप्शन 4 का उपयोग सभी, ऑप्शन 5 का अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, निदानात्मक परीक्षण के लिए समूह चर्चा भी हो सकती है, व्यक्तिगत साक्षात्कार भी हो सकता है और प्रयोगात्मक कार्य भी हो सकता है। तो डी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। उपचारात्मक जो शिक्षण होते हैं इनके 3 प्रकार हमारे सामने हैं। तो एक तो है सामूहिक शिक्षण। सामूहिक शिक्षण, इसमें क्या होता है, जैसे 10 बच्चे हैं, 10 की एक ही समस्या है तो उनको एक साथ बिठाकर हम उनको शिक्षण करवा सकते हैं। एक होता है व्यक्तिगत शिक्षण। व्यक्तिगत शिक्षण, तो व्यक्तिगत शिक्षण के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के जो अलग अलग प्रत्येक बच्चा है जो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर उनको शिक्षण करवाया जाता है। एक होता है विश्लेषणात्मक शिक्षण। विश्लेषणात्मक शिक्षण, तो ये है, इनमें उन कठिनाइयों को शामिल किया जाता है जो पूर्व कक्षा पर आधारित न होकर वर्तमान कक्षा पर आधारित होती है। मतलब पूर्व कक्षा पर आधारित ना हो और अब जो वर्तमान क्लास चल रही है उनके आधार पर आधारित हो। तो इसके लिए उपचार गृहों तथा जो भाषा प्रयोगशाला में बालकों के उच्चारण एवं भाषा संबंधी प्रशिक्षण एवं अभ्यास करवाए जाते हैं। उपचार गृह होते हैं छोटे बालकों के लिए उपचार गृह, उनके अंदर जो भाषा विकास से संबंधित जो भाषा प्रयोगशाला होती है उनमें बालकों के उच्चारण एवं भाषा संबंधित प्रशिक्षण एवं अभ्यास करवाए जाते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11 है, उपचारात्मक शिक्षण में मुख्य ध्यान किस पर दिया जाता है? अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण में मुख्य ध्यान किस पर दिया जाता है? ऑप्शन 1 दरखा छात्रों के आत्मविश्वास पर, ऑप्शन 2 दरखा छात्रों की त्रुटियों को सुधारने पर, ऑप्शन 3 दरखा छात्रों के ज्ञान को बढ़ाने पर, ऑप्शन 4 दरखा छात्रों की रचनात्मकता पर, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो उपचारात्मक शिक्षण में मुख्य ध्यान दिया जाता है छात्रों की त्रुटियों को सुधारने पर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। बी आंसर इसका सही रहेगा। निदानात्मक परीक्षण में त्रुटियों का पता लगाया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण में छात्रों की त्रुटि दूर सुधारने का कार्य किया जाता है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, उपलब्धि परीक्षण के परिणाम क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है छात्रों की कमियां, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों की रुचियां, ऑप्शन 3 दे रखा है छात्रों की प्रगति, ऑप्शन 4 दे रखा है छात्रों की समझ, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो उपलब्धि परीक्षण छात्रों की क्या दिखाते हैं? प्रगति दिखाती है, छात्रों की प्रगति। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। क्योंकि जो उपलब्धि परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वास्तविक स्थिति का पता लगाना या सेक्शन वास्तविक स्थिति का पता लगाना। ये परिभाषा तो किसकी है? पता लगाना। ये तो है गेट्स की परिभाषा। गेट्स की परिभाषा है। इसमें 2 मनोवैज्ञानिक और है, एक तो ईवेल नामक मनोवैज्ञानिक है और एक है फ्रीमैन। ये परिभाषाएं काफी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। तो इनके अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए ज्ञान का कुशलता या क्षमता का मापन करता है। और फ्रीमैन के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो है उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का मापन करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रश्नावली, ऑप्शन 2 दे रखा है रचनात्मक लेखन, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रगति रिपोर्ट, ऑप्शन 4 दे रखा है चेक लिस्ट, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निदानात्मक परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो प्रश्नावली जो है इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14 है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख लाभ क्या होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कमजोर छात्रों की समस्याओं का समाधान, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों का मनोबल बढ़ाना, ऑप्शन 3 दे रखा है शिक्षकों को प्रशिक्षण, ऑप्शन 4 दे रखा है छात्रों को रचनात्मकता बनाना, ऑप्शन 3 दे रखा है ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो प्रमुख लाभ है वो है कमजोर छात्रों की समस्याओं का समाधान करना। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 1 दे रखा है व्याख्यान विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है परियोजना विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है संवादात्मक विधि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षण जो विधि है, ये जो प्रश्न है विज्ञान के पेपर में प्रश्न पूछा गया था और इसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि जो मानी है वो मानी है प्रदर्शन विधि। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। क्योंकि व्याख्यान विधि, परियोजना विधि और संवादात्मक विधि ये विधियां प्रभावी है, लेकिन जो प्रदर्शन विधि है ये मतलब कम खर्चे के अंदर अच्छी विधि है। तो सही आंसर इसका, इसलिए बी आंसर इसका सही माना गया है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16 है, बालकों को शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, ऑप्शन 3 दे रखा है समग्र विकास करना, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुशासन सिखाना और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बालक को शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य जानकारी प्रदान करना नहीं है, व्यवसायिक प्रशिक्षण देना नहीं है, अनुशासन सिखाना नहीं है, बल्कि बालक का समग्र विकास करना है। सी आंसर इसका सही आंसर रह जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है, समस्यात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है इसका
समस्याओं का समाधान सिखाना, ऑप्शन 2 देखा रटने की आदत डालना, ऑप्शन 3 देखा है छात्रों को व्यस्त करना, ऑप्शन 4 देखा है परीक्षा की तैयारी कराना, ऑप्शन 5 देखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो समस्यात्मक शिक्षण या इसको उपचारात्मक शिक्षण बोल सकते हो, तो समस्याओं का समाधान सिखाना सही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 जो है हमारा, वो है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है सजा देना, ऑप्शन 2 दे रखा है विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, ऑप्शन 4 दे रखा है, ऑप्शन 3 दे रखा है विद्यार्थियों को डराना, ऑप्शन 4 दे रखा है शिक्षकों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वह सजा देना नहीं है, विद्यार्थियों को डराना नहीं हो सकता, और शिक्षकों का मूल्यांकन करना ये नहीं हो सकता। मूल्यांकन करना हो सकता है, शिक्षकों का मूल्यांकन कर रहे हो, लेकिन शिक्षकों का मूल्यांकन करने के लिए और भी काफी तरीके हैं। लेकिन जो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना। भाई आपने जो विद्यार्थियों को अधिगम कराया उसमें से उसने कितना अधिगम किया है या उसने कितना सीखा है, इस चीज का जो आकलन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन के काफी प्रकार हैं। एक तो इसका जो है, एक तो ये चलता है, दो में चलता है। एक तो होता है इसका निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, ऐसे 1 और ऐसे 2 होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। एक होता है फिर साल के अंत में जो होता है वो होता है योगात्मक मूल्यांकन। कौन सा होता है? योगात्मक मूल्यांकन होता है साल के अंत में। इसके भी हमने जो प्रकार है वो पढ़े हैं पहले। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक दिन और वीडियो में मैं मूल्यांकन से संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं वो करवाने की कोशिश करूंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, मास्टरी शिक्षण मॉडल, मास्टरी लर्निंग मॉडल या मास्टरी शिक्षण मॉडल में प्राथमिकता किससे दी जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यक्तिगत सीखने में, ऑप्शन 3 दे रखा है समूह शिक्षण, ऑप्शन 4 दे रखा है पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मास्टरी शिक्षण मॉडल या मास्टरी लर्निंग मॉडल में व्यक्तिगत सीखने पर प्राथमिकता दी जाती है, यानी प्रत्येक बच्चे को अलग से सिखाया जाए, तो व्यक्तिगत सीखने पर इसमें जोर दिया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 20 है, किस विधि में विद्यार्थी अनुभव से सीखते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है अनुभवात्मक विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है व्याख्यान विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है समस्या समाधान विधि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। किस विधि में विद्यार्थी अनुभव से सीखते हैं? तो अनुभव जन्य जो विधियां होती है उसके अंदर विद्यार्थी किससे सीखते हैं? अनुभवात्मक अनुभव से सीखते हैं। तो बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 21 है, निर्देशनात्मक विधि डायरेक्टिव मेथड का उपयोग किस प्रकार की शिक्षा में किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है उच्च शिक्षण स्तर में, ऑप्शन 2 दे रखा है प्री प्राइमरी स्तर, ऑप्शन 3 दे रखा है माध्यमिक स्तर, ऑप्शन 4 दे रखा है कॉलेज स्तर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निर्देशात्मक विधि डायरेक्टिव मेथड का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है प्री प्राइमरी स्तर पर। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 22 है, किस शिक्षण विधि में सीख कर करना, लर्निंग बाय डूइंग। आज की जो शिक्षण पद्धति जो चल रही है वो इसी हिसाब से चल रही है, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा। और जो ज्यादा प्रभावी जो विधियां शिक्षण विधि में मानी गई है वो भी कौन सी होनी चाहिए? करके सीखना या सीख कर करना, यानी सीख के फिर करना किसी चीज को, तो सही लर्निंग बाय डूइंग पर। तो ऑप्शन 1 दे रखा है परियोजना विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है व्याख्यान विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन 4 दे रखा है डायरेक्ट शिक्षण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो परियोजना विधि एक ऐसी विधि है जिसमें सीखकर आदमी मतलब सीखकर करने की कोशिश करता है, तो लर्निंग बाय डूइंग उसके अंदर होता है। परियोजना विधि में क्या होता है? बच्चों को अलग अलग काम दिए जाते हैं जिनको वो एक प्रोजेक्ट की तरह काम दिए जाते हैं जिनको वो घर से करके लाता है, उसके लिए कुछ समय दिया जाता है। तो परियोजना विधि के जो जनक है, इसको कई जगह पर जॉन डेवी को बता रखा है और कई जगह पर किलपेट्री भी इसके जो जनक है वो माने जाते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं, दोनों में से एक मिलेगा, तो आप उसको आराम से कर सकते हो। तो ये आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, माइक्रो टीचिंग का जो समय होता है एक पार्ट का, समय सीमा कितनी होती है? नहीं दे रखा है 5 से 10 मिनट, ऑप्शन 2 दे रखा है 10 से 15 मिनट, ऑप्शन 3 दे रखा है 20 से 30 मिनट, ऑप्शन 4 दे रखा है 40 से 50 मिनट, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो माइक्रो टीचिंग में एक पार्ट की समय सीमा जो होती है वो आप सभी ने बीएड और बीएसटी जब किया होगा तो आप सभी को पता होगा, अगर रेगुलर किसी ने किया है तो 5 से 10 मिनट की जो होती है वो होती है माइक्रो टीचिंग। इसके अंदर जो हमको हमारा जो लेसन प्लान है वो तैयार करना होता है और उसको बच्चों के सामने या जो हमारी क्लास आती है उन्हीं के सामने उसको प्रस्तुत करना होता है। तो उसकी जो समय अवधि होती है वो 5 से 10 मिनट की होती है। तो ये आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 24 है, सक्रिय शिक्षण एक्टिव लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है छात्रों को ज्ञान देना, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों को विषय में रुचि लेना सिखाना, ऑप्शन 3 दे रखा है छात्रों की गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन 4 दे रखा है परीक्षा की तैयारी कराना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एक्टिव लर्निंग का मतलब हो गया कि छात्रों की गतिविधियों में क्या बढ़ाना, रुचि बढ़ाना, गतिविधियों में छात्रों की गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ाना। सही आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर सही रहेगा, छात्रों की गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ाना, ये होगा सक्रिय शिक्षण का मतलब। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 25 है, समूह चर्चा विधि का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है
समय की बचत ऑप्शन 2 दे रखा है, विषय की गहराई से समझ ऑप्शन 3 दे रखा है, सभी छात्रों की सहभागिता ऑप्शन 4 दे रखा है, पाठ्यक्रम को तेजी से समाप्त करना ऑप्शन 5 दे रखा है, 29%। तो समूह चर्चा विधि का जो मुख्य लाभ है वो है सभी छात्रों की क्या हो, उसके अंदर सहभागिता हो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो टीचिंग मेथड के प्रश्न थे, कुछ विधियों से संबंधित है, कुछ मूल्यांकन और जो उपलब्धि और उपचारात्मक निदानात्मक प्रश्न है उनसे संबंधित आज के हमारे 25% है। इन प्रश्नों की अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर करें, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और ऐसे वीडियो देखना था जॉब संबंधी और भी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ बने रहें।